आज का शेयर बाजार अपडेट। निफ्टी 24,800 के नीचे, फार्मा और आईटी सेक्टर्स में दबाव। ट्रंप का नया दाव, दवाइयों पर 100% टैक्स लगेगा। भारतीय फार्मा इंडस्ट्री पर सीधा असर। हिंदुस्तान यूनिलीवर में प्रिया नायर की कमान। नया नेतृत्व ढांचा और ग्रोथ की रणनीति। जीएसटी 2.0 पर राज्यों की चिंता। तेलंगाना और केरल के वित्त मंत्रियों की बड़ी बातें। यूपी में जीएसटी 2.0 का सबसे बड़ा फायदा। सीएम योगी बोले व्यापारी और उपभोक्ता होंगे लाभान्वित। आयकर विभाग ने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की समय सीमा बढ़ाई। अब 31 अक्टूबर तक मौका सबसे बड़ा है। मुश्किल में ब्रिटेन की बड़ी कार कंपनी जेएलआर। साइबर हमले और सरकार की मदद। जर्मनी में भारतीय पेशेवरों के लिए अवसर। अमेरिकी H1B फीस के विपरीत स्वागत। आप देख रहे हैं बही खाता। मैं हूं आपके साथ आशीष दुबे और लाया हूं आपके लिए मार्केट अपडेट्स। आज का शेयर बाजार अपडेट ये रहा कि निफ्टी 24,800 के नीचे, फार्मा और आईटी सेक्टर्स में भी दबाव देखा गया है। 6 सितंबर 2025 के कारोबार में निफ्टी 24,800 के नीचे टूट गया और सेंसेक्स 81,000 के स्तर से 250 अंक गिरकर खुला। बाजार लगातार 5 सत्रों से दबाव में है, जिसमें निफ्टी ने अगस्त 29 के निचले स्तर से 1000 अंकों की तेजी में से आधे से अधिक अंक खो दिए हैं। फार्मा स्टॉक्स अमेरिकी 100% ब्रांडेड और फंडेड दवाओं पर आयात शुल्क की घोषणा के चलते दबाव में रहे। विशेष रूप से सन फार्मा, डीआरएल और सिप्ला सबसे बड़े नुकसान में दिखते हैं। आईटी सेक्टर ने पिछले 5 सत्रों में करीब 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप खो दिया है। आज एसेंचर के परिणामों के चलते इस पर नजर बनी। आज वीआईपी इंडस्ट्रीज के 90 लाख शेयरों का बड़ा ब्लॉक डील हुआ है, जबकि टाइटन में 2050 करोड़ का बड़ा ट्रेड देखा गया। वोडाफोन आइडिया का एजीआर मामला सुप्रीम कोर्ट में सुना जा रहा है, जिससे निवेशकों को संभावित राहत या दबाव का सामना करना पड़ सकता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अक्टूबर तक का 3 तेजस मार्क 1A जेट्स देने की योजना की पुष्टि की है और उत्पादन क्षमता 2027 तक 30 जेट्स तक बढ़ सकती है। सेबी ने सीकोस्ट शिपिंग सर्विसेज और उसके प्रोमोटर्स पर 5 साल के लिए बाजार में भाग लेने पर रोक लगाई और 48 करोड़ की वसूली का आदेश दे दिया है। L&T टेक्नोलॉजी ने सिमेंस के साथ साझेदारी कर एआई आधारित प्रक्रिया इंजीनियरिंग और स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग में बदलाव की योजना बनाई है। कीमती धातुओं में चांदी ने 14 साल के उच्च स्तर 45.20 प्रति डॉलर ऑन्स पर कारोबार किया। विशेषज्ञों और निवेशकों ने हिंदुस्तान जिंक, ऑयल इंडिया, वेदांता और भारत डायनेमिक्स को खरीदने और ब्लू स्टार तथा मैरिको को बेचने की सलाह दी है। अमेरिकी के टैरिफ के बावजूद जेनरिक फार्मा कंपनियों को राहत मिलने की संभावना है, जबकि ब्रांडेड दवाओं पर सीमित मामलों में असर दिखाई देगा। निफ्टी का अगला समर्थन स्तर 24,803 और प्रतिरोध स्तर 25,000 पर है और बाजार में उतार चढ़ाव आज भी निवेशकों के लिए सतर्क रहने का संकेत दे रहा है। बात करते हैं ट्रंप का नया दाव, दवाइयों पर 100% टैक्स। भारतीय फार्मा इंडस्ट्री पर सीधा असर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 1 अक्टूबर 2025 से विदेशी दवाइयों पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। अगर उनकी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अमेरिका में नहीं है, यानी जो कंपनियां अमेरिका में फैक्ट्री नहीं बनाएंगी, उनकी दवाइयां 2 गुना कीमत पर बिकेंगी। इसका सीधा असर भारत जैसे देशों से जोड़ा जाएगा और एक बहुत बड़ा पाला पड़ेगा, क्योंकि भारत अमेरिका को बड़ी मात्रा में दवाइयां निर्यात करता है। 2024 में भारत ने करीब 12.7 अरब डॉलर की दवाइयां अमेरिका भेजी और अमेरिकी हेल्थ केयर सिस्टम में भारतीय जेनेरिक दवाइयों से ही 219 अरब डॉलर की बचत हुई। लेकिन अब टैरिफ बढ़ने से भारतीय कंपनियों की दवाइयां अमेरिका में महंगी होंगी, जिससे वहां की स्वास्थ्य लागत और भी बढ़ सकती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह फैसला महंगाई और आर्थिक सुस्ती को और गहरा करेगा, जबकि भारत अपनी दवा निर्यात रणनीति को अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और दक्षिण पूर्व एशिया जैसे नए बाजारों की ओर मोड़ने की कोशिश कर सकता है। बात करते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर में प्रिया नायर की कमान। नया नेतृत्व ढांचा और ग्रोथ की बड़ी रणनीति। हिंदुस्तान यूनिलीवर HUL ने अपनी पहली महिला सीईओ प्रिया नायर के नेतृत्व में बड़ा बदलाव किया है, जिसके तहत उन्हें स्थानीय स्तर पर भी फैसलों का सीधा नियंत्रण दिया गया है, ताकि निर्णय तेजी से लिए जा सके और नौकरशाही कम हो। प्रिया नायर की रणनीति का फोकस ब्यूटी और वेलबींग सेगमेंट पर है, जो कंपनी का सबसे बड़ा मुनाफा देने वाला बिजनेस है और इसके लिए HUL नए जमाने के डायरेक्ट
टू कंज्यूमर ब्रांड्स जैसे मिनिमलिस्ट और उजीवा में निवेश व अधिग्रहण कर रही है। भारत यूनिलीवर की दूसरी सबसे बड़ी बाजार है, जहां से करीब 14% ग्लोबल सेल्स आती है। और हालांकि पिछले 2 सालों में HUL की बिक्री धीमी रही, लेकिन कंपनी को उम्मीद है कि नायर का ग्लोबल एक्सपीरियंस और प्रीमियम प्रोडक्ट्स पर जोर इसे तेज ग्रोथ ट्रैक पर ले आएगा। बात करते हैं GST 2.0 पर। राज्यों की चिंता बढ़ गई है। तेलंगाना और केरल के वित्त मंत्रियों की बड़ी बातें क्या रही, समझिएगा। दिल्ली में आयोजित द हिंदू माइंड इवेंट में तेलंगाना की उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री भट्टी विक्रमार्क मलु तथा केरल के वित्त मंत्री KN बालगोपाल ने GST 2.0 और उसके असर पर विस्तृत चर्चा की। दोनों नेता उन 8 राज्य वित्त मंत्रियों में शामिल थे जिन्होंने हाल ही में GST काउंसिल को पत्र लिखकर यह मांग की थी कि दरों में कटौती से होने वाले राजस्व नुकसान की भरपाई केंद्र सरकार द्वारा की जाए। उनका तर्क है कि GST दरों में कमी से उपभोक्ताओं को राहत तो मिलती है, लेकिन राज्यों की आय पर इसका सीधा असर पड़ता है, जिससे विकास कार्य और सामाजिक कल्याण योजनाएं प्रभावित होती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि GST का असली उद्देश्य पूरे देश में एक समान और पारदर्शी कर व्यवस्था लागू करना है, लेकिन इसके साथ ही राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता और राजस्व संतुलन बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। इसलिए केंद्र सरकार को चाहिए कि वह राज्यों की मांगों को गंभीरता से ले और उचित मुआवजा सुनिश्चित करे, ताकि GST 2.0 सच में सबके लिए लाभकारी कर सुधार साबित हो सके। बात करते हैं यूपी में GST 2.0 की। सबसे बड़ा फायदा है यूपी में। CM योगी बोले, व्यापारी और उपभोक्ताओं को होंगे लाभवान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हाल ही में लागू किए गए नेक्स्ट जेन GST सुधार से देश भर में सबसे ज्यादा फायदा यूपी के व्यापारियों और उपभोक्ताओं को होगा। लखनऊ के हजरतगंज बाजार में सीधे व्यापारियों और ग्राहकों से संवाद करते उन्होंने बताया कि GST दरों में कटौती से आम जनता को सीधी राहत मिलेगी, बाजार मजबूत हो रहा है और रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता राज्य होने के नाते यूपी के व्यापारी और ग्राहक इन सुधारों के सबसे बड़े लाभार्थी होंगे। CM योगी ने उदाहरण देते हुए कहा कि अब नोटबुक, पेंसिल और अन्य शैक्षणिक सामग्रियों पर GST शून्य कर दिया गया है, जबकि अधिकांश जरूरी घरेलू सामान 0% या 5% कर स्लैब में आएंगे। इसके अलावा 33 जीवन रक्षक दवाओं को भी पूरी तरह GST से मुक्त कर दिया गया है, जिससे न केवल उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी, बल्कि मांग बढ़ने से उत्पादन में भी तेजी आ रही है, जिससे व्यापारियों और उद्यमियों को लाभ होगा और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़े। उन्होंने कहा कि त्योहारी सीजन में ये सुधार महंगाई से जूझ रही जनता के लिए राहत लेकर आए और आने वाले समय में राज्य की अर्थव्यवस्था को और भी मजबूती देंगे। बात करते हैं आयकर विभाग ने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की सीमा समय बढ़ा दी है, अब 31 अक्टूबर कर दी। आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तिथि 1 महीने बढ़ाकर 30 सितंबर से 31 अक्टूबर 2025 कर दी। केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड CBDT ने बताया कि चार्टेड अकाउंटेंट एसोसिएशनों ने और कर पेशेवरों ने समय पर रिपोर्ट पूरी करने में आ रही कठिनाइयों की जानकारी दी थी। कई जगह बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं के कारण कारोबार व पेशेवर गतिविधियों पर असर पड़ा है, जिसकी वजह से करदाताओं को दिक्कतें आई, याचिकाएं अदालतों तक पहुंच गई, जिसके बाद यह निर्णय लिया गया है कि हालांकि विभाग ने स्पष्ट किया है कि इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पूरी तरह से सुचारू रूप से काम कर रहा है और अब तक 4 लाख से ज्यादा टैक्स ऑडिट रिपोर्ट सफलतापूर्वक अपलोड हो चुकी है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह राहत करदाताओं और टैक्स प्रैक्टिशनर्स दोनों को बड़ी मदद मिलेगी, खासकर उन क्षेत्रों में जहां हाल ही की प्राकृतिक आपदाओं से कामकाज बाधित हुआ था। मुश्किलों में ब्रिटेन की बड़ी कार कंपनी JLR, साइबर हमले और सरकार की मदद। क्या मैं आपको पूरा मामला बताता हूँ। भारत की टाटा मोटर्स की स्वामित्व वाली ब्रिटेन की प्रमुख कार कंपनी जैगुआर लैंड रोवर JLR 31 अगस्त 2025 को हुए साइबर हमले के बाद संकट में आ गया है। इस हमले के कारण ब्रिटेन, स्लोवाकिया, ब्राजील और भारत में JLR के सभी प्लांट्स का उत्पादन ठप हो गया है, जिससे कंपनी और उसके लगभग 700 सप्लायर्स को सैकड़ों मिलियन पाउंड का नुकसान हुआ है। ब्रिटिश सरकार ने इस संकट से निपटने के लिए संभावित मदद पर विचार शुरू कर दिया है, जिससे यह योजना शामिल है कि सरकार सप्लायर से पार्ट्स खरीद सकती है
और उत्पादन दोबारा शुरू होने पर उन्हें JLR को बेचा जाएगा। JLR ने फिलहाल अपने पार्टनर्स को 300 मिलियन पाउंड का भुगतान कर राहत दी है और कुछ कर्मचारियों को मैनुअल भुगतान प्रक्रिया में लगाया गया है। क्योंकि IT सिस्टम्स बंद हैं, कंपनी गिरती बिक्री, अमेरिका टैरिफ और ब्रांड रीब्रांडिंग के दबाव में है, जबकि जून तिमाही में मुनाफा 39% गिरकर 351 मिलियन पाउंड रह गया। इसी बीच PB बालाजी नवंबर में नए CEO के रूप में एड्रियन मार्डेल को जगह देंगे, जो 35 साल बाद रिटायर हो रहे हैं। इस संकट से निपटने के लिए सरकार और JLR दोनों सक्रिय प्रयास कर रहे हैं ताकि सप्लायर्स और उत्पादन श्रृंखला को जल्द से जल्द स्थिर कर पाए। बात करते हैं जर्मनी में भारतीय पेशेवरों के लिए अवसर की। अमेरिका H1B फीस के विपरीत स्वागत किया जा रहा है। जर्मनी की भारत स्थित राजदूत डॉक्टर फिलिप आकमन ने कहा कि जर्मनी में उच्च कौशल वाले भारतीय पेशेवरों का स्वागत है, जो अमेरिका में H1B वीजा पर $1 लाख आवेदन शुल्क लगाने के बाद एक बड़ा अंतर दर्शाता है। उन्होंने बताया कि जर्मनी में काम करने वाले भारतीय औसत जर्मन कर्मचारियों से अधिक कमाई करते हैं, जो इस बात का संकेत है कि भारतीय समाज और कल्याण। आकरमन ने जर्मनी की आप्रवासन नीति की तुलना जर्मन कार से की, जो भरोसेमंद, आधुनिक और पूर्वानुमेय है और इसके नियम रातों रात बदलते नहीं। उनका कहना है कि जर्मनी मेहनती और योग्य लोगों को सर्वोत्तम अवसर प्रदान करता है और भारतीय पेशेवरों के लिए यह देश का स्थिर और आकर्षक विकल्प माना जा रहा है। आप देख रहे थे बही खाता, मैं हूं आपके साथ आशीष दुबे। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में और बताएंगे आपको मार्केट की लेटेस्ट अपडेट। तब तक के लिए नमस्कार।